हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मतलब कौन कौन से चैप्टर हमको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम ऑब्वियस से इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में डिस्कस किए थे। जिसमें दोस्तों हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो जो हम फर्स्ट में पढ़ने वाले थे, वो मैं आपको बताया था वायुमंडल। वायुमंडल में बताया था कि पृथ्वी, आकाशगंगा, सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में। तो मैं इसमें आपको पहले बताने वाला था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मांड ही बना, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ब्रह्मांड के बारे में आज पढ़ाऊंगा। आज हम लोग का चैप्टर ओनली ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में होगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को बात करना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, तो मैं आपको एक सिंपल सा परिभाषा देता हूं कि मतलब कि अनंत काल में अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था। क्या? अनंत काल में एक अंतरिक्ष में एक बिंदु हुआ करता था। उस बिंदु के पास दोस्तों असंख्य मात्रा में क्या था, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल था। वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही छोटी छोटी जो वस्तुएं थी उनको आकर्षित किया, और आकर्षित करने के बाद दोस्तों वो उसमें क्या हुआ, संघनन उत्पन्न हुई। उसी संघनन से फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उसी ऊर्जा को दोस्तों हम लोग कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिसे हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। क्या? जिसे हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। तो आइए मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको बताऊं कि दोस्तों पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अनंत काल में अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। क्या? एक बिंदु हुआ करता था। उस बिंदु के पास असंख्य मात्रा में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु था, मान लीजिए ये बिंदु था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दोस्तों सिंगुलैरिटी रखा। क्या? सिंगुलैरिटी। तो ये क्या है? वैज्ञानिकों ने इसका नाम सिंगुलैरिटी रखा। इस जो बिंदु था इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक था, तो वो अपने छोटे छोटे मतलब जो कण थे उनको अपनी तरफ क्या किया, आकर्षित किया। ये अपने छोटे छोटे मतलब कणों को आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें संघनन हुआ। क्या हुआ? इसमें संघनित हुए, जो वस्तुएं आई वो संघनित हुए, वे वस्तुएं संघनित हुए, और संघनित होने के बाद दोस्तों इसमें क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई। क्या हुई? ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। जो 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था। क्या? महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों बात आती है कि महाविस्फोट तो हम डिटेल से आपको बता दें कैसे हुआ। कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। उस बिंदु के पास असंख्य मात्रा में क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल था या ग्रेविटेशनल फोर्स था। वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, और आकर्षित करने के बाद जाहिर सी बातें हैं, जब कोई भी चीज आपस में आकर्षित होंगी या आपस में आके टकराव करेंगी तो वो संघनित होंगी, और संघनित होंगी तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वही ऊर्जा जो उत्पन्न हुई उसी को 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट के नाम से हम लोग जानते हैं। वही जब विस्फोट हुआ दोस्तों, ये विस्फोट के बाद जब छोटे छोटे दोस्तों जब यहाँ से कण निकले, जो विस्फोट के बाद जो छोटे छोटे कण निकले, वो लाखों वर्षों बाद क्या हुए, धीरे धीरे ठंडा हुए। क्या हुए? धीरे धीरे वो ठंडे हुए, और ठंडे से दोस्तों क्या हुआ, निहारिकाएं बनी। निहारिकाएं, जैसे निहारिकाएं को हम आकाश गंगा कहते हैं।
इसी कणों से किसका उत्पत्ति हुई? निहारिकाओं की उत्पत्ति हुई। जैसे कि दोस्तों मानते हैं कि इसी निहारिकाओं के अंदर लाखों करोड़ों तारे रहते हैं, और जैसे कि हमारा एक सूर्य है, सूर्य एक हमारा क्या है? पीला तारा है। सूर्य हमारा क्या है? एक पीला तारा है। अब बात आती है कि पीला तारा है तो तारों का जो मतलब रंग होता है वो तारों के टेम्परेचर पे मतलब क्या होता है? डिपेंड रहता है। तो मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों ये विस्फोट के बाद जब छोटे छोटे कण यहाँ से बाहर आए और वही लाखों वर्षों बाद क्या हुए? वो कण धीरे धीरे जब ठंडा होने लगे, उसी से निहारिकाओं की उत्पत्ति हुई, और निहारिकाओं को ही दोस्तों हम आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब आपकी बात समझ में आई? तो दोस्तों अब आकाश गंगा कहते हैं तो लाखों आकाश गंगाएं हैं हमारे मतलब सौरमंडल में या ब्रह्मांड में। तो लाखों करोड़ों जो आकाश गंगाएं हैं, वो लाखों करोड़ों आकाश गंगा के अंदर लाखों करोड़ों तारे भी हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल में एक आपको बताया हूं कि जो हमारा सूर्य है वो पीला तारा है। अब उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि जब विस्फोट हुआ, क्या विस्फोट तो हो गया 15 अरब वर्ष पहले, और उसकी जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। विस्फोट के बाद दोस्तों एक चीज का जन्म हुआ। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर विस्फोट तो हो गया, तो उसके बाद जन्म किस चीज का हुआ? तो मैं बता रहा हूं, जन्म हुआ समय। क्या? समय क्या हो? समय स्थान क्या है? समय स्थान और वस्तु। समय स्थान वस्तु मतलब 15 अरब वर्ष पहले जो महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, उसमें दोस्तों उसके बाद उसमें जन्म हुआ। किस चीज का जन्म हुआ? वो जन्म हुआ दोस्तों समय स्थान और वस्तु का। अब आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर समय, वस्तु और स्थान ये है क्या? आप हमें डिटेल से बता दीजिए। तो देखिए मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं कि समय दोस्तों वो चीज है, जैसे कि मैं बताया हूं कि महाविस्फोट हुआ है 15 अरब वर्ष पहले। वो विस्फोट हुआ तो वहां से जो छोटे छोटे जो छल्ले वहां से निकले। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मतलब कोई संघनित हुआ वस्तु है, यहाँ विस्फोट हुआ, ठीक है, विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने के बाद यहाँ से जो छोटे छोटे टुकड़े टूट के निकले, वो टुकड़े यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो समय लगा होगा। जाहिर सी बात है, कुछ तो समय लगा होगा, तो उसी को हम समय के नाम से जानते हैं या समय कहते हैं। अब बात आ गई स्थान की। मान लीजिए कि यहाँ पे विस्फोट हो गया है और यहाँ से जो छोटे छोटे छल्ले निकले या छोटे छोटे टुकड़े निकले और यहाँ से यहाँ तक जब आए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे आए, तो उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। अब बात आई वस्तु की। क्या? अब बात आई वस्तु की। तो वस्तु दोस्तों जैसे कि मान लीजिए विस्फोट के बाद जब छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से निकलने शुरू किए, हाँ, और वही कोई वस्तु तो रहा होगा, वो चीज जो टुकड़े निकले वो भी तो कोई वस्तु ही है। अब मान लीजिए कंकड़ पत्थर जो है वो भी तो कोई वस्तु के रूप में ही है। तो जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है, हाँ, ये मार्कर मान लीजिए मैं यहाँ रखा, हाँ, यहाँ पे विस्फोट हुआ, ठीक है, यहाँ पे विस्फोट हुआ और यहाँ से यहाँ चलाया, ये क्या है? ये कोई वस्तु है। मतलब ये वस्तु यहाँ थी और जब इसमें विस्फोट हुआ तो ये वस्तु क्या होगी? दूसरे स्थान पे चली गई। इसी को दोस्तों हम वस्तु के नाम से जानते हैं। आपको एकदम दोस्तों जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो अब आगे देखते हैं कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे दोस्तों। क्या? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम एडविन हबल था। क्या था? एडविन हबल। एडविन हबल ने दोस्तों एक बढ़िया बायोस्कोप बनाया या टेलीस्कोप बनाया। हाँ, वो टेलीस्कोप बनाने के बाद उन्होंने आकाश गंगाओं को देखा। किसे देखा? आकाश गंगाओं को देखा। और एडविन हबल ने ही बताया कि आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? आकाश गंगाओं में विस्तार हो रहा है। अब दोस्तों आकाश गंगाओं में विस्तार हो रहा है तो आप कहोगे सर विस्तार कैसे हो रहा है, ये मुझे आप डिटेल से बता दीजिए। तो मैं आपको विथ इमेज के माध्यम से बता रहा हूं कि जैसा कि दोस्तों मान लीजिए ये कोई गुब्बारा है। क्या? ये कोई बैलून है, मान लीजिए ये कोई बैलून है, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर हम मान लीजिए कोई भी अंक लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए और डी लिख दिए और ई लिख दिए, ठीक है।
इस वैल्यूम है, वैल्यूम के ऊपर हम ए बी सी डी करके इस पे दर्शा दिए या कोई अंक इस पे डाल दिए, और यहां से हम क्या करें, यहां से जब हम इसमें हवा डालें, यहां से जब इसमें हम हवा भरेंगे तो वो दोस्तों जो ए है वो कहीं और चला जाएगा, बी है वो कहीं और चला जाएगा। मतलब जैसे ही इसमें हवा भरेगी वो ए मान लीजिए यहाँ चला आया, बी यहाँ हो जाएगा, फिर सी यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ, क्या तो इसमें विस्तार हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैं कितने पास में लिखा था ना, अब देखिए इसके बीच की दूरी कितनी हो रही है, दूरी तो बढ़ रही है ना। तो यही है दोस्तों कि एडविन हबल जो वैज्ञानिक थे अमेरिकी, उन्होंने यही बताया कि क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। वो दोस्तों विस्तार किस माध्यम से हो रहा है, तो मैं आपको विद एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दिया कि आप एक वैल्यूम लीजिए और वैल्यूम के ऊपर ए बी सी डी करके दर्शाइए और उसमें हवा डालिए। हवा डालने के बाद जो ए है वो कुछ दूरी और बढ़ेगी, उसमें ई है उसके भी दूरी बढ़ेगी, बी हो गया तो उसका भी दूरी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया दोस्तों, उसमें दूरी बढ़ रही है। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब आकाश गंगाओं में भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे कि दोस्तों माना जा रहा है कि दोस्तों ये जो है हमारी आकाश गंगा है, मतलब एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि मतलब गुब्बारे को मैं आकाश गंगा मान रहा हूं, क्या मैं गुब्बारे को आकाश गंगा मान रहा हूं और इसी में मैं क्या डाल रहा हूं, हवा डाल रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, विस्तार होता चला जा रहा है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों मान लीजिए कि एक बिंदु हुआ करता था अनंत काल में। अनंत काल मतलब इसका कोई सीमा नहीं थी, क्या इसका कोई सीमा ही नहीं थी कि मतलब ये किस काल में था, ये किसी बुक में आप पाएंगे भी नहीं। इसलिए मैं इसे क्या मानता हूं, अनंत काल में इसका कोई मतलब सीमा है ही नहीं। तो दोस्तों ये अनंत काल में एक बिंदु था और उसके पास बहुत असंख्य मात्रा में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था या गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी इस बिंदु के पास। अब मान लीजिए दोस्तों इस बिंदु का नाम तो वैज्ञानिकों ने क्या रखा था, सिंगुलैरिटी। क्या रखा था वैज्ञानिकों ने, सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी वैज्ञानिकों ने रखा था, तो दोस्तों इसकी देखिए सिंगुलैरिटी, वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रखा, सिंगुलैरिटी रखा। और यही जो सिंगुलैरिटी है मतलब जो बिंदु है वो क्या किया, अपनी तरफ छोटे छोटे वस्तुएं जो थी उन्हें क्या किया, संघनित किया। और दोस्तों जब इसको संघनित करेगा, अब मान लीजिए ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या किया, संघनित किया। और जब संघनित दोस्तों करेगा तो उसका क्या होगा, घनत्व तो बढ़ेगा ना। घनत्व जब इसका बढ़ेगा दोस्तों तो इसमें से क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी, इसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वही ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ था, अभी मैं आगे आपको बताया हूं, उसे हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। इसी ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं, महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले हुआ था। अब बात आती है कि मतलब ये महाविस्फोट सिद्धांत मतलब बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमन थेयर। कौन थे, जॉर्ज लेमन थेयर। जॉर्ज लेमन थेयर जॉर्ज लेमन थेयर ने दोस्तों ये बिग बैंग थ्योरी दिया था। कब दिया था, 1960 के दशक में दिया था। कब दिया था, 1960 में जॉर्ज लेमन थेयर ने महाविस्फोट मतलब बिग बैंग थ्योरी के बारे में 1960 में बताया था। ये दोस्तों वेगनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। क्या, वेगनर ने इसकी दोस्तों पुष्टि की थी। वेगनर एक वैज्ञानिक थे, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या किया था, इसकी पुष्टि की थी कि हाँ मतलब ये सिद्धांत आपका सही है या गलत भी थे। बहुत वैज्ञानिक ऐसे थे कि इनके सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए गलत सिद्ध कर दिए कि आप इसे प्रूव करके बताइए कि जो ये मतलब बिग बैंग थ्योरी है मतलब ये सही है या गलत है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसे गलत माना, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सही माना। तो पहले दोस्तों क्या था कि वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, पहले दार्शनिक हुआ करते थे। क्या, पहले दार्शनिक हुआ करते थे, वैज्ञानिक नहीं थे। तो दोस्तों उसके बाद एक और इसमें वैज्ञानिक थे डॉपलर। क्या, डॉपलर ने भी दोस्तों इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने बताया कि ये सिद्धांत जो है दोस्तों ना वो क्या है, एकदम राइट है मतलब सही है। अब इसके बाद मैं बताया हूं कि जैसे कि इसमें जैसे ही जब बिग बैंग थ्योरी मतलब कि जो 15 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, वो दोस्तों उसके बाद जन्म हुआ था। जन्म में मैं बताया था समय, स्थान और वस्तु का हुआ था। किसका हुआ था,
समय, स्थान और वस्तु का। तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही दोस्तों हम लोग का जैसे कि जब इसमें ब्रह्मांड में जब एक विस्फोट हुआ, अब विस्फोट की जैसे ही दोस्तों 1 मिनट हुआ, 1 सेकेंड मान लीजिए, जैसे कि 1 सेकंड हुआ, तो ऐसे ही ब्रह्मांड क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। अब दोस्तों धीरे धीरे जब ठंडा होगा कोई भी चीजें, तो वो क्या होंगी, उसके बाद भी उसमें धीरे धीरे विस्फोट होगा। विस्फोट होने के बाद दोस्तों उसमें भी जन्म होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बोलोगे सर बार बार आप बता रहे हैं कि किस चीज का जन्म हो रहा है, तो उसे हमें डिटेल से समझाइए। तो मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं कि दोस्तों उसमें क्या जन्म होता है, मतलब किस चीज का जन्म होता है। जैसे दोस्तों ब्रह्मांड की उम्र जो है, मतलब जो ब्रह्मांड की उम्र है वो 1 सेकेंड होती है, 1 सेकेंड होती है, तो वो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। क्या, इसका जो टेम्परेचर है वो दोस्तों कम होने लगता है। क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा, और कम होने से दोस्तों क्या होगा, निहारिकाएं बनेंगी। क्या होगा, इसके टेम्परेचर को कम होने से दोस्तों निहारिकाएं बनेंगी। अब निहारिकाएं दोस्तों बनी, निहारिकाएं बनने के बाद दोस्तों जो होता है कि निहारिकाएं जैसे ही बनी उसके बाद इसमें एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट के बाद दोस्तों जन्म होता है। अब किस चीज का जन्म होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इसमें विस्फोट हुआ, इसके बाद जन्म हुआ। अब बता रहा हूं जन्म किस चीज का हुआ, ये मतलब जन्म हुआ यहाँ पे किस चीज का जन्म हुआ, तो मूलकण और प्रतिकण का। क्या दोस्तों, मूलकण और प्रतिकण का, मूलकण और प्रतिकण का। और मूलकण मतलब दोस्तों होता है, मूलकण और प्रतिकण, इसमें 2 चीजों का जन्म होता है दोस्तों। किसका किसका, मूलकण और प्रतिकण का। अब मूलकण क्या है दोस्तों, मूलकण में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप साइंस में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो हमारे जो मूलकण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ये जो 3 चीजें हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है, हमारे मूलकण हैं। अब बात आई प्रतिकण। प्रतिकण मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिए। प्रतिकण मतलब होता है कि 2 चीजें ऐसी, मतलब विस्फोट होने के बाद जब चीजें मतलब कुछ बची ही ना हो, मतलब किसी चीज में जब विस्फोट हो रहा है वो चीज क्या होगा, पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, उसमें कुछ बचा ही ना हो, तो उसी को दोस्तों हम मूलकण, प्रतिकण के नाम से जानते हैं। अब प्रतिकण में दोस्तों मैं तो आपको बताया कि विस्फोट हो, विस्फोट के अलावा दोस्तों जो भी इसमें घटनाएं घट रही हैं, उस घटना को घटने के बाद इसमें कोई भी चीजें बची ही ना हो, मतलब वो शून्य के समान हो, तो उसी को दोस्तों हम प्रतिकण के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए प्रतिकण का, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए एक तरफ सांप है। क्या, एक तरफ सांप है, मान लीजिए दोस्तों कि ये एक तरफ क्या है, ये एक तरफ सांप है, ये एक तरफ सांप है, और दूसरी तरफ दोस्तों क्या है, दूसरी तरफ मान लीजिए ये नेवला है। क्या है, दूसरी तरफ ये नेवला है, ये दूसरी तरफ नेवला है। दोस्तों सांप ने नेवले को खा लिया। क्या, सांप ने नेवले को खा लिया और नेवले ने सांप को खा लिया, तो क्या कुछ नहीं बचा। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिकण के नाम से जानते हैं। फिर से मैं एग्जाम्पल आपको समझा दूं, आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता रहा हूं कि मान लीजिए ये सांप है, स्नेक है, ये क्या है, हमारा नेवला है। सांप ने नेवले को खाया और नेवले ने सांप को खाया, और जब कुछ नहीं बचा, कुछ तो बचा नहीं, तो दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिकण के नाम से जानते हैं। प्रतिकण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों प्रतिकण तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं कि जब ब्रह्मांड की उम्र जो हुई 1 मिनट हुआ। कब हुआ, जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट हुई। अब बताते हैं आपको, जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट हुई, कितना, जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट हुई, कितना हुई, 1 मिनट हुई, तब क्या घटना घटी, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे कि दोस्तों जब ब्रह्मांड की उम्र 1 मिनट हुई, तो जो हर एक टुकड़े थे, मतलब विस्फोट के बाद जो छोटे छोटे छल्ले निकले थे, टुकड़े निकले थे, उसमें क्या हुआ, वो आपस में नाभिकीय संलयन करने लगे। क्या हुआ, वो आपस में नाभिकीय संलयन करने लगे। वो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में क्या हुए, परिवर्तन हो गए। किसमें परिवर्तन हो गए, वो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में परिवर्तन हो गए। जैसे कि दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर मतलब
हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगा। क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन गैस थी, वो हीलियम गैस में क्या होगी, कन्वर्ट होने लगी। ये कन्वर्ट होने लगी, मतलब हाइड्रोजन जो गैस था वो हीलियम में कन्वर्ट होने लगा, बहुत तेजी से मतलब कन्वर्ट हो गया, जिसमें जो तो ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई। जाहिर सी बातें हैं कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा तो हीलियम में दोस्तों क्या होगी, इसमें हीलियम की जब तारों के केंद्र में जब हीलियम की अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगा दोस्तों, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और नहीं तो मान लिया जाए ऊर्जा आपको न समझ में आए तो आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया और हीलियम की मात्रा तारों के केंद्र में अधिकतर हो जाती है, मतलब अधिक हो जाती है, तो वो जो है मतलब हीलियम जो है वो कार्बन का रूप ले लेता है। क्या होता है, कार्बन का रूप ले लेता है। और वही कार्बन को दोस्तों जैसे ठोस रूप ले लेता है, और ठोस में माना जाए तो ठोस में माना जाए कि लोहे का रूप ले लेता है। क्या, लोहे का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है, हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हुआ और वही कार्बन ठोस में कन्वर्ट हुआ। ठोस का मतलब लोहे के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि सर इसमें दोस्तों संकुचन भी तो होगा। आपको माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें संकुचन होगा। अब संकुचन के बाद दोस्तों जो कुछ बचा भी है वो क्या होगा, वो निहारिकाओं के रूप में परिवर्तन हो जाएगा या बदल जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में क्या, आपके घर में मान लीजिए कि गैस है, गैस को आप ले लीजिए, गैस को आप ले लीजिए। जैसे कि मैं बताया हूं कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। क्या, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो गई। अब तारों के केंद्र में जब हीलियम की मात्रा अधिक हो जा रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें नाभिकीय संलयन होगा या नाभिकीय रिएक्टर हो, ये नाभिकीय रिएक्टर में परिवर्तन हो जाएंगे। अब नाभिकीय रिएक्टर में जब परिवर्तन हो गए तो वही जब हीलियम अधिकता हो गई मतलब तारों के केंद्र में तो वो कार्बन का रूप ले लिया। कार्बन का मतलब दोस्तों ठोस वस्तु, ठोस वस्तु में मैं लोहा को मान लिया हूं क्योंकि ये भी तो कार्बन का ही रूप है, ये तो ठोस होगा ही, तो इसलिए मैं इसे ठोस मान लिया लोहे को। अब बात आती है कि मतलब सर आप बताएं हीलियम की अधिकता तारों के केंद्र में हो गई है, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर तो आपके घर में होगा, मैं तो ऐसा जान नहीं रहा, मतलब सभी लोग के घर में होगा, सभी लोग के घर में एक गैस सिलेंडर जरूर होगा। तो आप मान लीजिए कि जब आप उसमें टेम्परेचर अधिक रहता है, क्या होता है, जब टेम्परेचर अधिक रहता है मतलब गैस में, तो वो गैस कैसा जलता है, कैसा जलता है, वो गैस दोस्तों जब जलता है तो वो कैसा जलता है आप लोग बताएं। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, वो पहले नीला जलता है। क्या होता है, नीला नहीं, पहले सॉरी पीला। जब टेम्परेचर उसमें अधिक रहता है गैस में तो वो पीला जलने लगता है, और जैसे जैसे ही टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है, वो क्या होता है, वही गैस कैसा जलने लगता है, नीला जलने लगता है। और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर दोस्तों एकदम कम होता है, क्या एकदम कम होता है, उसमें बाद दोस्तों वो कैसा जलने लगता है गैस, वो लाल रूप ले लेता है। जिसे कि दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि लाल तारे भी होते हैं, मतलब तारों का भी वृद्धा अवस्था आती है, पीला तारे, नीला तारे, और जो हमारे लाल तारे हैं, लाल तारे जैसे कि लाल दानो तारा कहा जाता है। तो ये सब मैं आपको कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा, बस आप इतना समझिए कि तारों की भी मृत्यु होती है, और जो तारों के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो जाती है, अधिक होने के बाद दोस्तों जब अधिक होने के बाद दोस्तों वो क्या होती है, अपने नाभिकीय संलयन होने लगती है। नाभिकीय संलयन जो होते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर में बदल जाते हैं। आप इतना ही केवल समझिए। अब बात आती है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो वो दोस्तों रीसस तारा है। क्या है, रीसस। रीसस तारा एक है जो मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जिसे दोस्तों रीजल भी कहते हैं। क्या, रीजल भी कहते हैं। क्या, इसे हम रीजल कहते हैं, इसे हम रीजल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पूरा क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि मतलब तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन कैसे होती है, मतलब कैसे कैसे क्या होता है, आपको डिटेल से मैं आपको बता दिया। अब बताया उस सूर्य के बारे में, तो सूर्य आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो 98% हाइड्रोजन से मिलके बना है। किससे, हाइड्रोजन से मिलके बना है, मतलब वो गर्म पदार्थों से मिलके बना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।
हमें आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए कि वीडियो हमारी कैसी लगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।